नमस्कार, मैं पीसी तिवारी आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कितना वेटेज है। जैसा कि आपने देखा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट मुख्य परीक्षा में 200 अंकों का वेटेज रख रहा है। इसका ये मतलब है कि यदि हम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर है ये सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए इस पर ध्यान देना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये रहेगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि एक पोर्शन जो आपका मैथमेटिक्स का है उसको देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। दूसरा हम देखेंगे कि रीजनिंग का जो पोर्शन है उस रीजनिंग के पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमको कवर करना है। और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस तरह के पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से वो आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कौन कौन सा सिलेबस जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स का सिलेबस जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है बेसिक कैलकुलेशन से। बिना बेसिक कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आसानी से नहीं बनाए जा सकते। चाहे वो शॉर्टकट मेथड्स हो कैलकुलेशन के लिए, चाहे वो एडिशन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो सब्सट्रैक्शन का हो या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का हो, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में नंबर सिस्टम से 2 सवाल आए हुए हैं। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसके बाद आता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो ये सीक्वेंस है जिसके हिसाब से आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसी प्रकार से आपका क्या है, औसत, एवरेज, इससे भी सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद आता है आयु। आयु से भी एग्जामिनेशन में जो है वो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है श्रेणी नियम, श्रेणी नियम, समय एवं कार्य, ये टॉपिक भी इसमें शामिल है। श्रेणी नियम और कार्य से बाद आपका आता है नल और टंकी। ये जो नल और टंकी है ये भी उस पर्टिकुलर सिलेबस में जो है वो क्या है, शामिल है। क्योंकि जब भी गणित का सिलेबस डिस्कस किया जाता है तो जब समय और कार्य आता है तो उसी के साथ नल और टंकी का भी सिलेबस जो है वो आता है। इसी प्रकार से ये जो प्रतिशत है, जब प्रतिशत की बात की जाती है तो प्रतिशत के साथ आपका प्रॉफिट और लॉस, मतलब लाभ और हानि, और उसके बाद आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुल मिलाकर बात करेंगे तो ये जो 3 टॉपिक है आपका, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। मतलब जब हम परसेंटेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उन परसेंटेज के टॉपिक में डिस्कस करने के बाद हम लोगों को लाभ हानि और साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसको पढ़ना होगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन में इस प्रतिशत से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्जामिनेशन में इस प्रतिशत से भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर आता है समय और दूरी। समय और दूरी, समय और दूरी के बाद आता है नाव और धारा। समय दूरी के बाद क्या आता है, नाव और धारा। नाव धारा के बाद आपके पास है ज्यामिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी। ये तीनों टॉपिक भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो ये 17 टॉपिक हैं। इन 17 टॉपिक को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कैसे और किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। वन बाय वन क्या करेंगे, हम समझेंगे कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और रीजनिंग के पोर्शन को यदि हम देखते हैं कि रीजनिंग के पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या आए हुए हैं। तो श्रेणी एवं अनुक्रम, श्रेणी एवं अनुक्रम, सीरीज एवं सीक्वेंसेस, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, श्रेणी एवं अनुक्रम से।
ठीक है। इसके साथ आपका एक टॉपिक है घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड, ये भी एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कैलेंडर, फिर आता है घड़ी, फिर आता है रक्त संबंध, फिर आता है आपका क्या, पासा। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो रीजनिंग में आते हैं। उसके बाद आता है लुप्त पद ज्ञात करना या इंसर्टिंग मिसिंग टर्म ज्ञात करना, फिर आपका आता है वेन आरेख, दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक, फिर आता है अंग्रेजी वर्णमाला और आखिरी में आता है आपका क्या, सांकेतिक भाषा। ये जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं, ये सिलेबस जो है वो रीजनिंग से रिलेट करता है। और इस रीजनिंग से रिलेट करने वाले सब्जेक्ट में जो टॉपिक हम यहां पर जानना चाहते हैं वो है जीएमए, जिसको इंग्लिश में तो आपका जीएमए कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो ओवरऑल सिलेबस जो है ये 28 टॉपिक्स में डिवाइडेड है और इस 28 टॉपिक्स में आपका कुल मिलाकर जो है वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को यदि हम देखें तो उसमें कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन जो हैं वो पहले पूछे गए हैं और ये 12 क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन यही था ओवरऑल में, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 12 क्वेश्चन के लगभग था। और यदि 12 क्वेश्चन के लगभग है तो इतने सारे टॉपिक्स आपके पास हैं, इन टॉपिक्स में से यदि कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। यदि एक एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसको 28 क्वेश्चन पूछने पड़ते, इसीलिए उसने 28 क्वेश्चन ना पूछकर क्या किया है, सेलेक्टेड पोर्शन से क्वेश्चंस को पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेकर भी चलेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रिक से क्वेश्चंस को बनाने की मतलब कोशिश करें हम लोग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये जो पहला क्वेश्चन है ये प्रतिशत से बेस्ड है या प्रतिशत से बेस कर रहा है ये। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा। 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा। तो यदि हम देखें कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहां पर 600 दिया हुआ है, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, 600 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 600। 600 लिखने के बाद उसने लिखा है 600 के क्या करना है, 3/4, इसका मतलब है यहां पर क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा है कि उसका 60%, इसका मतलब है गुणा करना पड़ेगा किससे, 60 से, और 60 बटे क्या हो जाएगा आपका, 100। इसकी वैल्यू को आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, यहां पर बस सिंप्लीफिकेशन करना है कि ये दोनों जीरोस यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी प्रकार से ये दोनों जीरोस यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से ये कितनी बार, एक बार, और ये कितनी बार हो जाएगा, 15 बार। कितनी बार हो जाएगा, 15 बार। फिर 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 तिया 45, और 45 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 270, 270। तो फाइनल जवाब क्या आएगा आपका, 270। यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर 270 जो है वो आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा एक जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, यहां पर फॉर्मेट किया और फॉर्मेट करने के बाद क्या कर दिया, प्रॉब्लम को बना दिया। अब यदि मैं प्रतिशत पे थोड़ी सी चर्चा करूं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलूं और प्रतिशत आपको बताना चाहूं कि प्रतिशत में किस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले यदि हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत तभी निकल सकता है जब किसी संख्या को या किसी क्वेश्चन को p/q के फॉर्मेट में लिखा जाए और उसको मल्टीप्लाई किया जाए किससे, 100 से। समझ पा रहे हैं, किसी भी स्टेटमेंट को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है या किसी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसका p/q फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। और यदि आपको यह पता है कि p/q का फॉर्म क्या है तो प्रॉब्लम बनाने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये q जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रेफरेंस होता है। क्या होता है, रेफरेंस होता है। और p जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन पॉइंट होता है, मतलब कंपेयर किया जाता है किसी को किसी से। ठीक है, किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से क्या किया जाता है,
कंपेयर किया जाता है। और जब उसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं, गुणा करते हैं, तब जो वैल्यू आपको मिलती है वो क्या मिलती है? प्रतिशत में मिलती है। जैसे सपोज करिए कि मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि ए बी का कितना प्रतिशत है। सपोज करिए ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए जो है वो कहां पर आएगा, पी की जगह पर आएगा, या बी जो है वो कहां पर आएगा, क्यू की जगह पर आएगा। जब तक ये चीज आपको पता नहीं होगी आप इसको फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे और आप ये नहीं बता पाएंगे कि ए बी का कितना प्रतिशत है। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि जब ऐसा कोई स्टेटमेंट होता है तो ये जो होता है वो क्या होता है? रेफरेंस होता है। ये क्या होता है? हमेशा रेफरेंस। क्या होता है? रेफरेंस। मतलब तुलना किससे करेंगे आप? तुलना के लिए कोई चीज होना चाहिए, ठीक है? तो ये तुलना करने की चीज है और ये जो है वो क्या है? कंपैरिजन का पॉइंट है। ये क्या है आपका? कंपेयर किया जाएगा इसको, ठीक? तो यदि मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि a बाय बी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 100। इससे यदि सॉल्व करने से आपका आंसर सपोज करिए 135% आता है, तो आप कहेंगे कि ए बी का कितना परसेंट है? 135% है। सपोज करिए आपका आंसर आता है 100%, तो आप कहेंगे कि ए बी का कितना परसेंट है? 100%। इसी तरीके से यदि मान लीजिए आप सॉल्व करते हैं और आपका 95% आता है, तो आप कहेंगे कि ए बी का कितना परसेंट है? 95% है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज के बेसिस पर, ठीक है? जनरली क्वेश्चन पेपर में यदि कोई क्वेश्चन परसेंटेज को बेस करके उसके लॉजिकल कॉन्सेप्ट को पूछा जाना चाहिए, यदि मान लीजिए पूछता है, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर होगा। दूसरा पॉइंट इसमें एक और आता है परसेंटेज के साथ में, कि इसमें एक और पॉइंट है जो पूछा जाता है। जैसे अभी पूछा आपसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, इसी तरीके से एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि ए बी से कितना ज्यादा है या कम है? ए बी से कितना ज्यादा या कम है? ए बी से कितना ज्यादा या कितना कम है? जब इस तरह से बोला जाएगा तो मेरा पॉइंट यह कहता है कि जो फॉर्मूला या लॉजिक जो हमने यहां पर यूज किया है, वही फॉर्मूला और लॉजिक क्या करेंगे हम लोग यहां पर भी यूज करेंगे। जैसे कि देखिएगा, अभी भी हम लोग यह करेंगे कि a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 100, हम इसी फॉर्मूले को लेंगे क्योंकि अभी भी हमारा रेफरेंस जो है वो क्या है? b है। और हमारा कंपैरिजन पॉइंट अभी भी क्या है? a है। a को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? b से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप चेक करिएगा कि वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है 100 से कि कम आ रही है, ठीक? वैल्यू जो है वो 100 से ज्यादा आ रही है कि 100 से कम आ रही है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। यदि मान लीजिए मैं ये सोचता हूं कि वैल्यू क्या आ रही है? 135% आ रही है सपोज करिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी से कितना ज्यादा है? 35% ज्यादा है, ठीक? इसी तरीके से यदि मैं 100 की बात करूं तो मैं कहूंगा ना ज्यादा है ना कम है। इसी तरीके से यदि 95% की बात करूं तो मैं कहूंगा कि 5% क्या है? कम है। 5% क्या है? कम है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो हैं वो इसी बेसिक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो फिलहाल तो अभी यहां पर एक डिस्कशन की बात हो रही है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट्स पे देखते हैं क्या है और पॉइंट्स। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में उसको देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चाल, दूरी और समय का है। ये जो क्वेश्चन है वो चाल और दूरी और समय का है। जैसे लिखा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन भाग रहा है? चोर। और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन भाग रहा है? पुलिसकर्मी, ठीक? यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर की दूरी पर है, मतलब दोनों का डिस्टेंस जो है वो कितना मीटर का है? 100 मीटर का है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का डिस्टेंस कितने मीटर का है? 100 मीटर का है।
तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ लेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को प्रॉपर वे में रीड करना जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। प्रॉब्लम तभी बन पाएगा जब आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे। ठीक, तो मैं इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझाता हूं आपको। ठीक है, देखिएगा, ये है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये है चाल बराबर दूरी बटा समय, या बोल सकते हैं आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाल बराबर दूरी बटा समय इस पर्टिकुलर टॉपिक की ये होती है कि आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉपर वे में यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत दिक्कत जाएगी। जैसे मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, आप समझिएगा उस चीज को। उसमें एक तरफ मैं लिख रहा हूं दूरी, एक तरफ मैं लिख रहा हूं समय, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं चाल। ठीक, तो दूरी यदि किलोमीटर में है तो समय को किस में होना चाहिए, आवर में, घंटे में। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसी तरीके से यदि दूरी मिनट में है, ठीक, और उसके बाद समय यदि क्या होना चाहिए, उसको सेकंड में होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे जो स्पीड होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। ये आपका बेसिक पॉइंट है। इसी तरीके से इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि यदि मान लीजिए कहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और उसको आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करें किसका, 5/18 का। किसका मल्टीप्लीकेशन करें आप, 5/18 का। इसी प्रकार से यदि कहीं पर आपको मीटर पर सेकंड दिया है और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर सेकंड में, तो उस कंडीशन पर आपको 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5। आप चाहें तो इसको हम लोग देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखिएगा, किलोमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा। ठीक है, और आवर को यदि सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3600 आ जाएगा। ठीक, और जो भी वैल्यू रहेगी वो तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगी। तो ये दोनों जीरोस यहां से कैंसिल आउट हो गए। फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं, कितने से करेंगे, 2 से करते हैं, तो 2 से ये 5 बार और ये कितनी बार, 18 बार। इसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18। यदि कहीं पर मैं लिखता हूं 50 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको 5/18 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यही चीज रिवर्स भी क्या है, जरूरी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जनरली प्रॉब्लम में मिस्टेक कहां पर होता है, यूनिट में हो जाता है, तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात आ रही है इसके बाद कुछ पॉइंट्स की और। तो देखिएगा, यहां पर जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है ना, उस प्रॉब्लम को आप कैसे बनाएंगे उसको समझिएगा। ये एक्चुअल में ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपको पूछा गया है। अब ये एक ट्रेन है और ये एक दूसरी ट्रेन है। ठीक, या मैं अभी चोर और पुलिस के रिगार्डिंग ही बात करता हूं। ठीक है, ये पुलिस है और ये जो पर्सन है वो क्या है, चोर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है, इसका स्पीड दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, और इसका स्पीड दिया है आपको कितना, 8 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपको 100 मीटर का दिया हुआ है। यदि हम क्वेश्चन देखेंगे तो 100 मीटर का दिया हुआ है। तो ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी टाइम फाइंड आउट करना होता है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी टाइम फाइंड आउट करना होता है
तो उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, ये किसके लिए? जब समान दिशा में घूम रहे हैं, समान दिशा में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। समान दिशा में गति करने का मतलब आप समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये जो पुलिस है वो इस तरफ भागेगा, चोर की तरफ। चोर जो है वो वापस नहीं आएगा, चोर क्या करेगा? चोर भी आगे भागेगा। समझ रहे हैं आप बात को? पुलिस इस तरफ भागेगा, चोर भी क्या करेगा? उस तरफ भागेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है चोर पुलिस की तरफ तो नहीं भागेगा ना, तो पकड़ा जाएगा जल्दी आपका। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। जब हम रेलगाड़ी पढ़ेंगे तो इसी में एक प्लस का कॉन्सेप्ट आता है, जब दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलती है तो उस कंडीशन पर एक अलग कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आपका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें होती है विपरीत दिशा। क्या होती है? विपरीत दिशा। तो एक होती है समान दिशा और दूसरी क्या होती है? आपकी विपरीत दिशा। तो इस तरीके से ओवरऑल में होता है। तो ये है एक समान दिशा और ये क्या है? आपकी विपरीत दिशा। तो जनरली चोर और पुलिस के केस में समान दिशा का ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि चोर जो है वो पुलिस की तरफ नहीं भागता। जनरली चोर जो है वो अपने बचाव के लिए आगे भागता है। ठीक, तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर का डिस्टेंस है और दोनों के किलोमीटर में 8 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है और वो कितना है? 8 किलोमीटर। तो यहां कितना आ जाएगा? 10 माइनस कितना हो जाएगा? 8। ठीक, अब इसके बाद मल्टीप्लाई इसमें क्यों करेंगे? क्योंकि ये मीटर में दिया है और ये किस में दिया है? किलोमीटर में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/18 से। अब 18 नीचे है तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 100 गुणित 18। नीचे आएंगे तो 10 में से 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 और गुणित कितना हो जाएगा आपका? 5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 दूनी 10 एक बार और ये 0 कैंसिल। 18 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। ये आ गया 180 सेकेंड। 180 सेकेंड मतलब कितना मिनट? 3 मिनट। तो जो पुलिस है वो चोर को 3 मिनट में क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। यदि हम नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो हमको समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस प्रॉब्लम को काफी आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये एक पॉइंट था जो डिस्कस किया गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आपका ये जो आंसर है 3 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 3 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कहते हैं सदृश्यता या एनालॉजी कहते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। नॉलेज के ऊपर मतलब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उस पर मतलब डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि जो मच्छर है उसका रिलेशन किससे है? मलेरिया से। तो उसी प्रकार कुत्ते का रिलेशन किससे होगा? जैसे आपको पता है कि जब कुत्ता काटता है तो क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा? आपका रेबीज से रिलेशन हो जाएगा। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस का क्या कर पाएंगे? जवाब दे पाएंगे। तो एक बेसिक पॉइंट है, इसको चाहे आप कितना भी पढ़िए, ये पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पर बिलोंग करेगा कि आपको उस रिगार्डिंग नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये जो टॉपिक है ये आपके रीजनिंग का श्रेणी एवं अनुक्रम का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेट कर रहा है? आपका श्रेणी एवं अनुक्रम। मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, ठीक है, सीरीज एवं सीक्वेंसेस, श्रेणी एवं अनुक्रम। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको यह समझना होता है कि इस सीरीज में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे यहां पर क्या किया है उसने कि पहली एक टर्म दे दी गई है, वो क्या है? 8 है। दूसरी टर्म दी गई है वो क्या है? आपकी 13। तीसरी टर्म क्या है? आपकी 19। उसके बाद यहां पर एक टर्म है जो मिसिंग है, उस टर्म को आपको पता करना है। और उसके बाद क्या है आपके पास? 40 है और उसके बाद क्या है आपका? 53 है।
तो आप क्या करें, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो जब हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 5। जब हम इसका और इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 7। ठीक है, इसके बारे में तो हमको पता नहीं है, ना ही हमको इससे यहां के बारे में पता है, लेकिन यहां पर जब हम जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा गौर करिएगा, यहां पर क्या मिल रहा है हमको 5, यहां पर क्या मिल रहा है हमको 7, तो इसके बाद क्या मिलना चाहिए हमको 9, इसके बाद क्या मिलना चाहिए हमको 11। ये गैपिंग मिलना चाहिए। ये मतलब एक आपको हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा। जब आप इस तरह से हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। ठीक, तो यदि मैं यहां पर 20 में 9 जोड़ देता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 29, 29। तो ये जो 29 आपका आ रहा है, ये सारी चीजों को क्या कर दे रहा है, क्लियर कर दे रहा है। यहां से क्या जा रहा है 5, यहां से क्या जा रहा है 7, यहां से क्या जा रहा है 9, 9 के बाद ये 11 और 11 के बाद ये 13। तो यहां पर जो वो टर्म मिसिंग है वो टर्म क्या है आपका 29, वो टर्म क्या है आपका 29। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ सकता है एग्जामिनेशन में, और जब आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से बनेगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो ट्राई करने से ये चीजें हो जाएंगी एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये औसत से रिलेट कर रहा है। ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, औसत से। और जब ये क्वेश्चन औसत से रिलेट कर रहा है एवरेज से, तो देखिएगा क्या क्या टर्म आपको दिया हुआ है। आपको दिया है 2, आपको दिया है 4, आपको दिया है 3, आपको दिया है 5, आपको दिया है 6, आपको दिया है 9, आपको दिया है 7, और 7 के बाद बोला है कि एक टर्म और है जिसको आ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, आ। इसका जो औसत है वो कितना है, 6 है। इसका औसत कितना है, 6 है। यदि इसका औसत 6 है और यदि हमको यहां पर दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको 2, फिर आपको क्या दिख रहा है 3, फिर आपको क्या दिख रहा है 4, फिर 5, फिर 6, फिर आपको 7 दिख रहा है, 8 बस नहीं दिख रहा है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 9। तो जनरली लोग सोच लेते हैं कि आ का जो आंसर है वो क्या है 8 है, और यहां पर आपको 8 जो है वो दिख भी रहा है। ठीक, चलिए मैं समझ लेता हूं कि इसका आंसर कितना है, 8 है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये समझता हूं कि इसका आंसर कितना है, 8 है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो हमारे पास सीक्वेंस में पूरा नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 और ये 9। इस 8 को इंक्लूड कर रहा हूं ना, अभी सपोज कर रहा हूं, बस माने मान रहा हूं कि मेरा आंसर कितना है, 8 है। तो देखिए औसत का एक ट्रिक है ना, ट्रिक शॉर्टकट, औसत का ये शॉर्टकट है। यदि आपके पास टर्म लगातार है, यदि आपके पास टर्म जो है वो लगातार है, तो पहला टर्म और आखिरी टर्म, इन दोनों का जो एडिशन है, एडिशन कहने का मतलब है जोड़ना, पहली संख्या और आखिरी संख्या, मतलब 2 प्लस 9, इन दोनों को आप ऐड करिए और डिवाइडेड बाय 2 करिए। पहली संख्या और उस सीरीज की अंतिम संख्या को जोड़िए और भाग दीजिए किससे, 2 से। जब आप ऐसा करते हैं तो यहां पर आता है 11/2। क्या आता है, 11/2। तो ये कहलाता है एवरेज 5.5। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा एवरेज कितना है, 6। इसका मतलब है 8 जो आंसर है वो क्या है, गलत आंसर है। 8 जो आंसर है क्या है, गलत आंसर है। और जानबूझ के इस तरह से सीरीज को दिया गया है, क्योंकि लोगों को पता है, कुछ लोगों को, कि शॉर्टकट इस तरह से होता है, इसीलिए ये आंसर क्या है, गलत है। तो 8 आंसर तो नहीं है। यदि 8 आंसर नहीं है तो पहले आपको जोड़कर देखना पड़ेगा कि कितना आंसर है। ठीक है, हमारे पास कुल मिलाकर कितनी टर्म है, 8 टर्म है। 2 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, आपका 9 तक जाएंगे, उस आ को इंक्लूड करके। ठीक, तो यदि हम इस तरीके से जाते हैं तो हम ऐड करते हैं, 9 और 7 कितना हो गया आपका, 9 और 7 16, 16 और 6 कितना हो गया आपका, 16 6 22, 22 और 5 कितना हो गया आपका 27, 27 और 3 कितना हो गया आपका 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, और 34 और 2 कितना हो गया 36। तो देखिएगा 36 प्लस कौन सी टर्म, आ टर्म, कौन सी टर्म, आ टर्म। ठीक है,
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर कितनी टर्म है 8, बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इनका औसत कितना है 6। अब 8 को 6 से गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा 36 प्लस आ, और 8 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करोगे, 48 को 36 से माइनस करोगे तो आ का आंसर कितना आ जाएगा 12। आ का आंसर कितना आ जाएगा 12, और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर पहला ही ऑप्शन क्या है आपका 12 है। तो शॉर्टकट को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन शॉर्टकट का जो तरीका है, कहां पर वो यूज होता है, उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉब्लम सही तरीके से क्या कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका औसत से है, एवरेज से। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, औसत से है। देखिएगा, योग सीख रहे 10 व्यक्तियों, योग जो सीख रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं, जिनकी औसत आयु दी हुई है कितनी, 32 वर्ष। उसके प्रशिक्षण की आयु जोड़ देने पर, मतलब जो प्रशिक्षण दे रहा है बंदा, उसकी औसत आयु जोड़ देने से वो कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। आयु बढ़कर क्या है 34 वर्ष हो जाती है, मतलब जो औसत आयु पहले 32 थी अब कितनी हो गई है, 34 हो गई है। तो पूछा जा रहा है प्रशिक्षक की, जो प्रशिक्षण दे रहा है उस प्रशिक्षक की आयु कितनी है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन होता है, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना है, वो कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहले आपको यह लिखना है कि कितने लोग हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखना है कि उनका औसत कितना है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि टोटल उनकी वैल्यू कितनी आने वाली है। तो पहले में बोल रहा है योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 32। तो यहां पर कितना आ गया, 10 लोग, और उनकी औसत आयु कितनी है, 32। यदि इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो जो आंसर मिलेगा वो टोटल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 320। ये 10 लोगों का हुआ। अब बात की जा रही है उसे प्रशिक्षक जो है वो भी इंक्लूड हो गया। यदि प्रशिक्षक इंक्लूड हो गया है तो अब कितना हो जाएगा 11, और यदि 11 हुआ तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 34। कितना आ जाएगा 34। क्यों 34 आएगा, यहां लिखा है 34। ठीक है, यहां क्या लिखा है 34। अब देखो, ये 34 हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को गुणा करोगे तो 11 चौक 44, 4, फिर 11 तिया 33, 33 और 4 कितना हो जाएगा 37। तो ये 11 लोगों का टोटल है और ये 10 लोगों का टोटल है। इन दोनों को माइनस करूंगा तो प्रशिक्षक जो है वो आखिरी में ऐड हुआ है, आखिरी में ऐड हुआ है, तो 20 में से 74 जाएगा तो कितना बचेगा 54। आपके पास यहां पर आंसर है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 54। तो ये काफी आसानी से आपने बना लिया और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे और किस तरीके से चीजें हुई हैं। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है 54। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एवरेज से पूछा गया क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये फिर से प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर से किसी अंक का 25% 20 है, किसी अंक का 25% 20 है, एज्यूम कर लीजिए कि वो अंक कितना है, x है। उसका 25% बोल रहा है, क्या बोल रहा है 25%, तो मल्टीप्लाई करें आप 25 डिवाइडेड बाय क्या करें आप 100। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, 25% क्या है 20 है बोल रहा है, तो ये इक्वल करके आप क्या कर दें 20 कर दें। तो लिख दे, ध्यान रखिएगा उस अंक का 40% आपको निकालना है। तो मैंने एज्यूम कर लिया है कि वो अंक कितना है x। ठीक, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करूंगा। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप अपने कैलकुलेशन को और बढ़ा रहे हैं। आपको x नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, इस x का 40% पूछा है। क्या पूछा है 40%। तो देखिए कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 25। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब आपको इस x का 40% चाहिए, तो कुल करके क्या करना पड़ेगा, x मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 100 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा 20 गुणित 100 डिवाइडेड बाय 25। ये आ गया, इसका 40% मतलब 40 बटे क्या करेंगे आप 100 करेंगे। ठीक, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका। ठीक,
अब 5 से करेंगे तो 5 से ये कितनी बार, 4 बार, और 5 से ये कितनी बार, 5 बार, 5 से ये 1 बार, और ये कितनी बार, 8 बार। तो 8 चौक कितना हो गया, 32। कितना हो गया आपका, 32। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर 32 आपके पास आंसर में है, और यही आंसर क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भी आंसर है उस अंक का 40% कितना होगा। उस अंक का कितना पूछ रहा है आपसे, 40%। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्स निकाल देते हैं। जब आपको एक्स पूछा ही नहीं गया है तो आपको एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, जो एग्जैक्टली पूछा गया है उस पर आप प्रोसीड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये दिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, दिशा से। दिशा ज्ञान परीक्षण, जीएमए में मैंने लिखा था डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो ये दिशा ज्ञान परीक्षण जो टॉपिक है आपका जीएमए का, उससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। एक लड़की जो है वो दक्षिण दिशा की ओर क्या करी है, मुख करके खड़ी है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। वह घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब होता है क्या, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। और क्वेश्चन में लिखा है कि ये 60 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री घूमती है, 60 डिग्री। और इसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमती है तो वो कितना है, 100 डिग्री। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक समझ लेते हैं पहले इसमें। देखिएगा, डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, उत्तर, ये क्या है, दक्षिण, ये क्या है, पूर्व, ये क्या है, पश्चिम। ये दो चीजें हैं। ठीक, अब बात आती है, मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास है और वो पर्सन ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। ये पर्सन एक बार लेफ्ट लेगा तो जाहिर सी बात है इसका लेफ्ट इस तरफ होगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये लेफ्ट हुआ और ये क्या हुआ, राइट। ठीक, तो जब इस तरह से मूवमेंट करता है वो, तो इसके बीच का जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसी को कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। क्या कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। तो एक बार यदि वो लेफ्ट लेता है तो वो कितना डिग्री मूवमेंट कर रहा है, 90 डिग्री मूवमेंट कर रहा है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसी प्रकार से यदि एक बार राइट लेता है ये बंदा, ये क्या करता है, एक बार राइट लेता है तो ये क्या हो जाता है, लेफ्ट, ये क्या हो जाता है, राइट। और उस कंडीशन पर यहां पर कितना डिग्री आएगा आपका, 90 डिग्री। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक, तो यदि कोई भी बंदा एक बार लेफ्ट लेता है या एक बार राइट लेता है, तो लेफ्ट लेता है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट लेता है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो लड़की है वो अभी दक्षिण दिशा की तरफ देख रही है। किस दिशा की तरफ देख रही है, वो जो लड़की है वो दक्षिण दिशा की तरफ देख रही है। ठीक है, अब क्योंकि वो दक्षिण दिशा की तरफ देख रही है तो सबसे पहले स्टार्टिंग डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिण। और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि वो 60 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है। 60 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमना मतलब समझ रहे हैं आप, इस तरीके से घूमेगी। तो क्लॉकवाइज घूमती है, ये कितना है आपका, 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि 100 डिग्री जो है वो क्या करती है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक, ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो सीधा सीधा सवाल है ये, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दीजिए तो आपको दिखेगा यहां पर दक्षिण, और दक्षिण के साथ 100 में से 60 जाएगा तो बचेगा कितना,
40, और ये 40 जो होगा वो क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये तो क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब रिवर्स, और रिवर्स में कितना डिग्री, 40 डिग्री। सपोज करिए इतना घूम जाती है वो, ये ऐसा इस तरफ, ठीक। तो ये लड़की अभी इस पोजीशन पर है, और यदि ये लड़की इस पोजीशन पर है तो ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, दक्षिण पूर्व। कौन सा डायरेक्शन हुआ आपका, दक्षिण पूर्व। अब यदि हम आंसर में देखें तो हमारे पास है दक्षिण पूर्व, पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या है, दक्षिण पूर्व है। तो फाइनल जवाब आप क्या कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे इसमें शेडो के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए भी कहा जा सकता है आपको। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं है इसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। हाँ, यहां पर है पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक। अब ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका नंबर सिस्टम से रिलेट कर रहा है। ये किससे रिलेट कर रहा है, नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम में लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 2 3, ऐसे करते करते कहां तक, n तक। यदि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप बताएं n की वैल्यू क्या है, यहां पर लिखा है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम पूछ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 50। तो यहां क्या कर दें आप, 50 गुणित, फिर आपके पास है 50 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए 50 को इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और यहां पर क्या आ जाएगा, 51 51। तो 25 को एक बार करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ कितना आ गया, 2। 25 को 5, 25 पंचे 125, 125 और ये कितना हो गया, 127, तो 1275। तो हमारे पास है पहले ही ऑप्शन क्या है आपका, 1275। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल जवाब हो गया। तो आप देख रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ऐसे ही क्या होता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं संख्या पद्धति में जिनको हमको देखना रहेगा और हम उस हिसाब से क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। चलिए, इस क्वेश्चन में लिखा है 2 टेबल और 3 कुर्सियों का मूल्य, ठीक है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि आप 10वीं कक्षा में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये 2 चर वाले समीकरण जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको पहले ये समझना होगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि टेबल जो है, ठीक है, उसको हम लोग x से, और जो कुर्सी है उसको हम लोग y से डिनोट करते हैं। टेबल को किससे डिनोट करते हैं, x से, और कुर्सी को किससे डिनोट करते हैं, y से। तो लिखा है 2 टेबल एवं 3 कुर्सियां। तो 2 टेबल मतलब 2x और 3 कुर्सियां मतलब 3y। ऐसा करने से ये कितने का अमाउंट होता है, 3500 रुपए का होता है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है 3 टेबल और 2 कुर्सियां। 3 टेबल मतलब 3x और 2 कुर्सियां मतलब 2y इक्वल टू कितना हो गया आपका, 4000। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो पहला और दूसरा ये बन गया। इनको सॉल्व करके हमको क्या करना है, टेबल की वैल्यू, टेबल मतलब क्या निकालना है, x, ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं सेकंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। तो जब सेकंड को पहले से माइनस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 3x है और ये 2x है, ये दोनों माइनस होंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, x। ये 2y है और ये 3y, 2y में 3y माइनस करोगे तो माइनस क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू 4000 में 3500 माइनस करोगे तो यहां पर कितना आएगा, 500, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 प्लस y, ठीक। अब 500 प्लस y है, इसको आप पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2
और आएगा कितना 500 प्लस y प्लस क्या हो जाएगा 3y, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3500। ठीक है, कितना आ जाएगा 3500। इनको गुणा करेंगे तो यहां कितना आ जा रहा है आपका 1000, कितना आ जा रहा है 1000, ठीक। और यहां पर कितना आ रहा है आपका 2y प्लस यहां पर कितना आ रहा है 3y, ठीक, और यहां पर कितना आ रहा है आपका 3500, ठीक। अब देखेंगे तो 3 और 2 को कितना हो जाएगा आपका ये 5y, और 3500 में 1000 जाएगा तो कितना बचेगा 2500, कितना बचेगा 2500। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका 500, y कितना हो गया आपका 500। यदि y 500 है तो यहां पर 500 पुट कर दीजिए, और जब आप 500 पुट करेंगे तो 500 इंटू वाई कितना हो जाएगा 500 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1500, 3500 में 1500 जाएगा तो कितना बचेगा 2000, 2000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो ये जो 1000 है वही क्या है आपका आंसर है फाइनल, 1000 जो है वो क्या है आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये समय एवं कार्य का क्वेश्चन है। किसका है? समय एवं कार्य का। तो 12 मशीनें प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 18 दिवस में कार्य को पूर्ण करती हैं। फिर लिखा है 16 मशीनें प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कितने दिनों में दुगना कार्य संपूर्ण करेंगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम चीजों को समझ पाएंगे समय और कार्य में। ठीक है, तो देखिए एक टर्म होता है जिसको कहते हैं N1, ये N1 है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है R1, फिर हमारे पास होता है D1, डिवाइडेड बाय होता है हमारे पास W1। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास होता है N2, फिर होता है R2, फिर होता है D2, और फिर डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका W2। ये ओवरऑल में है। ठीक है, अब यहां पर N1 क्या है? N1 जनरली शो करता है कि कितने व्यक्ति जो है वहां पे काम कर रहे हैं और किस दर से काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं इस तरीके से, और कितने दिनों में उसको क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। और ये W1 शो करता है कि वो कितना वर्क कर रहे हैं या किसी वर्क का कितना पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है 12 मशीन। 12 मशीन एक तरह से व्यक्तियों के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो आपके पास यहां पर N1 की वैल्यू कितनी है 12। इसी तरीके से 7 घंटे कार्य करके मतलब आपके पास R1 की वैल्यू कितनी है 7 घंटे। फिर आपके बोला है 18 दिवस मतलब आपके पास D1 की वैल्यू कितनी है 18। ठीक, इसी तरीके से 16 मशीन, 16 मशीन मतलब समझ रहे हैं N2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 16, फिर R2 इक्वल टू, और आखिरी में क्या करना है आपको D2। आखिरी में एक पॉइंट और दिया है W2, दुगना काम कर रहे हैं मतलब 2 ऑफ W1। ठीक, तो यहां पर क्या है उसको देखिएगा। 16 मशीनें प्रतिदिन 9 घंटे काम कर रही हैं, तो 9 घंटे काम करने का मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, अब बोला जा रहा है ऐसा करने से कितने दिनों में दुगना काम संपन्न कर लेंगी, मतलब पहले के कंपैरिजन में ये काम क्या है दुगना है, तो यहां पर मैंने दुगना कर लिया, इसको आपको निकालना है। ठीक, तो चलिए पुट करते हैं इसमें। तो यहां पर क्या है हमारे पास 12, फिर हमारे पास क्या है 7, फिर हमारे पास क्या है 18, फिर हमारे पास यहां पर क्या है W1। इधर आएंगे तो हमारे पास N2 में कितने लोग हैं 16, फिर हमारे पास R2 में कितने लोग हैं 9, फिर D2 कितना है आपको निकालना है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ W1 क्योंकि दुगना काम कर रहे हैं। तो W1 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 से करेंगे तो ये एक बार, और ये कितनी बार 2 बार, ये 2 से करेंगे तो ये एक बार, ये कितनी बार 8 बार, फिर आप 4 से करेंगे तो ये 4 से 3 बार, और ये 4 से कितनी बार 2 बार, फिर ये 2 से एक बार, और ये कितनी बार एक बार, 7 या कितना हो गया
21। तो आपका आंसर कितना है? 21 दिन। और ये क्या है? D2। D2 कितना हो गया आपका? 21 दिन। ठीक है, तो 21 दिन जो है वो क्या है? आपका फाइनल आंसर है। तो यहां पर हमारे पास है 21 दिन, ये ऑप्शन दिया हुआ है, यही क्या है? हमारा आंसर है 21 दिन। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब समय और कार्य पढ़ेंगे तो उस समय और कार्य में यही बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। ये शुरुआत का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके रिगार्डिंग ही क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं श्रेणी नियम। क्या कहते हैं? श्रेणी नियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो आया हुआ है एग्जामिनेशन में। अब ये भी जो है वो औसत से रिलेट कर रहा है और बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व आ और ब की औसत आयु जो है वो क्या है? 18 है। आ को मैं अपनी सहूलियत के लिए ए मान रहा हूं और ब को मान रहा हूं क्या? बी। तो यहां पर फिर से ये क्या हो जाएगा? आ, ये ब, और सा को मैं क्या मान रहा हूं? सी। ठीक है, तो बोला जा रहा है 4 वर्ष पूर्व यदि मैं इनकी वर्तमान आयु क्या करता हूं? ए एज्यूम कर लेता हूं। क्या एज्यूम करता हूं? ए। इन सभी की वर्तमान आयु क्या करता हूं? एक जन की ए, एक जन की बी। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है आ और बा, इसका मतलब है ये -4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। वर्तमान आयु कितनी है? आ और बा, मतलब ए और बी। उनकी औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष यदि औसत आयु है तो कैसे होगा? देखिएगा, a -4 ये पहले की हो गई, दूसरे की क्या होगी? b -4। ठीक, इन दोनों का एडिशन जो है वो किसके बराबर होगा? डिवाइडेड बाय 2, और ये बराबर होगा किसके? 18 के, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए 2 को गुणा कर दीजिए क्रॉस, a प्लस बी, यहां पर a आ जाएगा प्लस क्या आएगा? b। ठीक, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐड। 18 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 36। 36 प्लस कितना हो जाएगा? 8। तो मतलब कितना हो गया आपके पास? 44। तो ये आपके पास पहला इक्वेशन आया, a प्लस बी इक्वल टू 44। ये हमारा पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आ, बा और सा की औसत आयु कितनी है? 24 वर्ष है। मतलब तीनों की जोड़ेंगे तो, तीनों की जोड़ोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, ये कितना है आपका? 24 है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आएगा 72। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको ये समझना होगा इसमें कि ये दोनों की वैल्यू कितनी है? 44। इसी 44 को ले जाकर क्या कर दें? इन दोनों इस जगह पे ऐड कर दें, तो यहां कितना आ जाएगा? 44 प्लस सी इक्वल टू 72। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 72 में 44 जाएगा तो कितना बचेगा? 28। कितना बचेगा? 28। 28 देखिए कैसे, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना? 2। 28। ये आ गई वर्तमान आयु। लेकिन क्या पूछा है? स की, मतलब सी की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी? मतलब इसमें 28 में से 4 और ऐड करना पड़ेगा। मतलब फाइनल जवाब कितना है? 32 वर्ष है। फाइनल जवाब कितना है? 32। देखिए 28 भी दिया है, 32 भी दिया है, लेकिन आपका सही जवाब कितना है? 32। इसीलिए फाइनल आंसर क्या लेंगे आप? 32 लेंगे। ठीक है, तो फाइनल जवाब कितना हुआ आपका? 32 हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था आपका। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन हाँ, अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा लेवल उनका हाई हो सकता है, क्योंकि पहले जो है वो एक क्या बोलते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अभी आपका एक पेपर है और वो कंप्लीट पेपर कितने मार्क्स का है? 200 अंक का है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई है, और मैं जो चीजें आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।